रानीखेत का वायरस 5 किलोमीटर तक तैर के चला जाता है। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही, ये बिल्कुल आ रही है बस। क्लियर आ रही। हाँ आ रहा है, ठीक है। आ रहा है, आ रहा है। अरे आ रहा है, खाने में clear चला आ जा रहा रहा है। ठीक है, ठीक है। म्यूट कर दीजिए, तो सभी लोग म्यूट कर दें, फिर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा। जो रानीखेत का वायरस है वो लगभग 5 के दूसरे फार्म तक जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे वायरस हैं जो हवा में नहीं तैरते हैं, जैसे गंबोरो, आईबीएच। ये एक फार्म के अंदर कोई बंदा काम कर रहा है, कोई फीड बेचने वाला है, दवाई बेचने वाला है, या आपका कोई ऐसे ही पोल्ट्री वाला यार दोस्त है, वो आज आपके फार्म में आया, कल को वो किसी और के फार्म में चला जाएगा, परसों जाए, तरसों जाए, एक हफ्ते बाद जाए, लेकिन जूते ना धोए, वो वही जूते पहन के चला जाए, उसमें बीमारी आ जाएगी। इतने रेजिस्टेंट वायरस होते हैं आईबीएच के, गंबोरो के। आईबी का वायरस जो है वो भी हवा में रहता है, वो भी हवा से फैलता है। ई कोलाई पानी का हिस्सा है। जो लोग गोबर की खाद डालते हैं अपने खेतों में, वो ई कोलाई को भी पानी के अंदर सीड कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारे पशु हैं, लाइव स्टॉक, गाय भैंसे, ई कोलाई का सबसे बड़ा रिजर्वोयर गाय होती है। और गाय के अंदर से ये ई कोलाई, गाय या भैंस, मतलब जो बोवाइन पॉपुलेशन है, उसके अंदर से ये ई कोलाई सिस्टम के अंदर जाती है। सिस्टम का मतलब है आप तक पहुंचेगी, मुर्गी तक पहुंचेगी, और भी जो भी जानवर ससेप्टेबल हो सकते हैं ई कोलाई के लिए, उन तक ये पहुंचती है ई कोलाई। ई कोलाई बेहद संवेदनशील एक बीमारी है, जो ऐसी है कि उसे कंट्रोल करना बहुत सबके लिए मुश्किल है। रेजिस्टेंट ई कोलाई जो आती हैं वो ऐसी होती हैं कि मतलब वो फीड से भी आ जाती हैं। तो उनका मकसद ये है बताने का कि आपने, मान लीजिए आपको कहा कि सिरका चलाइए, सिरका आपने चलाया पानी के अंदर ब्रूडिंग के दौरान वाटर सैनिटाइजर की तरह, लेकिन सिरके ने काम नहीं किया, क्योंकि जो ई कोलाई थी हमारी, वो एसिड रेजिस्टेंट थी, मतलब 3 pH पर भी वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रही है। समझे? तो ये तो कुछ बातें ऐसी हैं कि इनमें जब अब ट्रेनिंग आगे होगी, आपको चलेगी ट्रेनिंग, तो उस दौरान हम इसे एक एक करके देखते चलेंगे। तो बात इम्यूनिटी की चल रही थी, शायद महसूस जी ने हमें बताई भी कि जो इम्यूनिटी होती है वो एक लेवल पे काम करती है। अगर बर्ड हमारा उस मतलब वायरस का जो एक्सपोजर है उस इम्यूनिटी से कम है, तो वो बर्ड बीमार नहीं होगा। तो वो एक्सपोजर हम कम कैसे कर सकते हैं? वो एक्सपोजर कम कर सकते हैं बायोसिक्योरिटी से। दरअसल मेरा इस ट्रेनिंग में जुड़ने का मकसद ही एक ये भी था कि लोगों को बायोसिक्योरिटी के बारे में जागरूक किया जाए कि सबसे पहले आप बचाव करना सीखें। अभी जैसे एक सज्जन कह रहे थे कि 10,000 का मुर्गा की वैल्यू होती है। 10,000 भी ना कहें, हम 2,000 माने कि 2,000 रुपए का भी अगर वो बिक रहा है, तो उसकी एक मतलब अच्छी खासी वैल्यू है। अगर कोई किसी के पास 50 मुर्गे हुए और 2,000 का है, तो 1 लाख का तो उसका वैसे ही लॉट हो गया। मतलब अच्छे मुर्गे अगर उसने किसी ने ऐसे पाले हुए हैं, तो ऐसे मुर्गों में भी ई कोलाई ही बीमारी करेगी, और उसी रफ्तार से करेगी, उसी इंटेंसिटी से करेगी। तो ऐसी जगहों पे बायोसिक्योरिटी का रोल बहुत गहन हो जाता है। बायोसिक्योरिटी का मतलब है एक्सपोज नहीं होने देना है बीमारी को। लोगों को लगता है कि इम्यूनिटी हम बढ़ा लेंगे। इम्यूनिटी एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। मान लो अगर वो 100 है, मुर्गी स्वस्थ है, अच्छा खा पी रही है, अच्छा आप उसे फीड दे रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है, सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब है उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक है। अब और इम्यून बूस्टर देके आप उसकी इम्यूनिटी को और नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब बीमारी आएगी, उस दौरान कुछ बीमारियां इम्यूनिटी पे मतलब घात लगाती हैं, इम्यूनिटी को डाउन करने की कोशिश करती हैं,
उस दौरान इम्यून बूस्टर दिए जाते हैं, इस बात को आप समझिए। फिर आता है मतलब बीमारी का नंबर। एक टाइम तो ऐसा है कि बर्ड की इम्यूनिटी है, वायरस का लोड कम है और बर्ड बीमार नहीं हो रहा है। अब वायरस का लोड धीरे धीरे या बैक्टीरिया का लोड ऊपर चला जाता है इम्यूनिटी से। तो अब ये कंडीशन होती है जिस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि हमारा बर्ड अब उसकी इम्यूनिटी को कि जिस तरीके से बर्ड को हम ट्रीट करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। हमें एक मुर्गी को ट्रीट नहीं करना होता है, ये सबसे पहला प्रिंसिपल है इसका। हमें पूरे फ्लॉक को देखना होता है। पूरे फ्लॉक को हम एक व्यक्ति मानते हैं। अगर हमारे पास 400 मुर्गियां हैं एक फार्म के अंदर, तो वो पूरा का पूरा फ्लॉक है हमारे लिए एक व्यक्ति है, ठीक है। तो अब आपको उस फ्लॉक को समझना है, कौन से कोने में मुर्गियां बीमार होनी शुरू हुई, बीच में बीमार हुई, या कौन सी मुर्गी हैं जो कोने में बैठी रहती हैं, सुस्त हैं। अच्छा, मुर्गियों में एक हैबिट होती है सुस्ताने की। जब वो आंखें बंद करके बैठ जाती है बिना किसी को मतलब डिस्टर्ब किए वो बैठ जाती है, और ऐसा होता है दोपहर के टाइम में होगा जब वो खा लेगी पी लेगी, एक तरफ को बैठ जाएगी, सुस्ताएगी, या वो उसके अंदर पैर चलाने लगती है जो जमीन होती है या मिट्टी होती है, या जमीन जहाँ पे मिट्टी होगी उसके अंदर अपने पंखों को मतलब फुलाएगी, अपने ऊपर डस्टिंग जिसे कहते हैं, सन बाथिंग होती है, डस्टिंग होती है। तो ये सब चीजें जो होती हैं इनका ये बिहेवियर होता है। तो उस दौरान भी हमें ये समझना होता है ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। आप भले ही 15 साल से फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आप अभी समझ नहीं पा रहे हो या जानते नहीं होंगे कि यार ये कैसा बिहेवियर है, कब वो बीमार है और कब वो ठीक है ना। तो इस वजह से जब हम बायोसिक्योरिटी की बात करते हैं या फिर क्या कहते हैं वायरस के लोड की बात करेंगे, इम्यूनिटी की बात करेंगे, तो ये चीजें अलग अलग नहीं होती हैं, मतलब सब एक ही है। तो कुछ इसके साथ साथ बाकी तो सब ट्रेनिंग में होगा। आपके कुछ सवाल होंगे तो उन सवालों को ले लेते हैं और उसी से फिर ट्रेनिंग को आगे हम बढ़ाते रहेंगे। अगर किसी के कोई सवाल है किसी फार्मर के या किसी कोई नया जो करने वाले हैं तो वो पूछ लीजिए आप लोग। सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ सर। जी जी बताइए। सर ऐसा है, मैंने आपको पहले ही चीज बोला कि सर मैं फिलहाल तो सर जीरो हूँ, मुझे कुछ मालूमात ही नहीं है सर, नए सिरे से शुरू कर रहा हूँ मैं। तो जैसे कि सर अभी कुछ बातें हुई सर, हम जैसा महसूस सर से भी इसके पहले बात हुई थी, तो मुझे कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी सर कुछ मालूमात नहीं सर। जैसे कि मतलब अभी आपने बीच में कई बार बोला सर ब्रूडिंग, ब्रूडिंग क्या होती है सर, बेसिकली इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, और जैसे कि सर जीरो हूँ तो पूरी तरह से मतलब ठीक है। ब्रूडिंग देखिए इसी तरीके से ये सेशन आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैं तो हो सकता है मैं वो बातें करने लगूं जो आपके मतलब की ना हो लेकिन मुझे आती हैं तो मैं बोलता रहूंगा। तो बहरहाल सवाल जो होंगे ना उनसे ट्रेनिंग को इससे आगे बढ़ाएंगे। ब्रूडिंग का मतलब जो जानते हैं ब्रूडिंग करते हैं वो भी समझ लें कि ब्रूडिंग होती क्या है। ब्रूडिंग का मतलब है कि जो चूजा होता है, मुर्गी का चूजा, अगर नेचुरली हम उसे देखें तो मुर्गी अंडे पे बैठती है। जो मुर्गी अंडे पे बैठती है उसे ब्रूडी हैन कहते हैं, उसकी टेक्निकल टर्म है ब्रूडी हैन, ठीक है। और वो 21 दिन उस पे बैठी रहती है, उसे घुमाती रहती है अंडों को, उसे गर्मी देती रहती है, ठीक है। तो 21 दिन बाद उसमें से चूजे निकल के आते हैं। अब वो जो चूजे निकल के आए हैं उन्हें फिर वो हैन अपने अंदर संजो के ही रखती है, मतलब क्योंकि जो चूजे होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी पावर, उनकी टेम्परेचर रेगुलेटिंग पावर, उनका इंटेस्टाइन, कोई चीज डेवलप नहीं होती है, मतलब पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है। इंटेस्टाइन डेवलप नहीं होती है, उसके लिए उसके अंदर यॉक होता है, ठीक है। और बाकी चीजें डेवलप नहीं होती हैं, जैसे उसके पंख भी डेवलप नहीं है, उसका थर्मल रेगुलेशन डेवलप नहीं है। तो थर्मल रेगुलेशन डेवलप ना होने की वजह से उसमें क्या होता है कि उसे मुर्गी अपनी गर्मी देती है। तो अब हम अगर ज्यादा चूजे पाल रहे हैं, मान लो 50 चूजे हैं हमारे, 500 हैं, 5000 हैं,
तो उनके लिए तो मुर्गी रख नहीं सकते हैं जो उनकी केयर करे, तो आर्टिफिशियल एक गर्मी प्रोवाइड की जाती है। अब गर्मी ना कह के इसे एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिसमें मुर्गी के बच्चे का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन रखा जा सके, क्योंकि वो अपने से उस टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता है। तो टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो मुर्गी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 42 डिग्री के करीब होता है या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हमारा कितना होता है 98.6 या 98.4। तो अगर मुर्गी का नॉर्मल टेम्परेचर हमसे 6 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा है ना, तो उसके बच्चे को भी इतनी ही वो चाहिए मतलब रहने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जब हम उसकी ब्रूडिंग को स्टार्ट कर रहे होते हैं, और ये सबसे अहम काम होता है। दूसरा काम होता है ब्रूडिंग के दौरान उसे फीड प्रोवाइड कराना पहले दिन से, क्योंकि जो यॉक होती है ना, यॉक अंडे के अंदर जो चूजा पनपता है वो प्रोटीन को इस्तेमाल करता है, एल्ब्यूमिन और अंडे के अंदर प्रोटीन होता है, और वो फैट को इस्तेमाल करता है, यॉक के अंदर फैट होता है। जैसे ही वो एनवायरनमेंट के अंदर आता है, चूजा हैच हो जाता है, अंडा हैच होता है और चूजा आता है, तो उसे उस समय मक्का, दलिया, गेहूं, बाजरा, चोकर ये सब चीजें दी जाती हैं। मक्का, दलिया, इनमें ना तो फैट होता है ना प्रोटीन होता है, इनके अंदर होता है स्टार्च, स्टार्च से बनता है ग्लूकोज। तो एक फैट वाली डाइट को तुरंत ग्लूकोज में आना होता है, मतलब इंटेस्टाइन को, मतलब जो पहले फैट डाइजेस्ट कर रही थी यॉक के अंदर का, उसे एकदम से गेहूं, चावल, मक्का इन सब चीजों पे आ जाना होता है। तो वो जो ट्रांजिशन होता है वो धीरे धीरे होता है। उसमें क्या होता है कि यॉक उसके शरीर में जुड़ा हुआ है, ठीक है, और वहीं से वो रिस रिस के उसके इंटेस्टाइन में आ रहा है। अगर खाली फैट उसके इंटेस्टाइन में आता रहेगा तो क्योंकि अब इंटेस्टाइन हैचिंग के बाद चेंज हो चुकी है तो वो उसे पचा नहीं पाएगी जो उसकी इंटेस्टाइन है। लेकिन क्या होगा अगर आप उसे तुरंत दलिया, मक्का की ग्रिट और ये जो भी क्रम्स, प्री स्टार्टर वगैरह जो भी आपके पास है वो दे देते हैं, तो उसका यॉक का यूटिलाइजेशन तेज हो जाता है। गुड़ का पानी दिया जाता है, सोडा, नमक, इलेक्ट्रोलाइट और ये सब चीजें दी जाती हैं। तो वो इसी वजह से दी जाती हैं ताकि जो ट्रांजिशन हो रहा है हैचिंग के बाद वो थोड़ा सा आसान हो जाए उसके लिए। बार बार म्यूट करना पड़ रहा है, लोग अपने आप को अनम्यूट कर देते हैं। बहरहाल तो ये ब्रूडिंग में 2 पॉइंट होते हैं, एक तो टेम्परेचर मेंटेन करना और दूसरा उसका फीडिंग, मतलब शुरुआत से ही शुरू कर देनी चाहिए। चूजों को भगाना नहीं चाहिए कि उनका यॉक यूटिलाइज हो जाएगा, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है। और फीड उनका होल्ड नहीं करना चाहिए कि ये सोच के कि ये अपना यॉक यूटिलाइज कर देंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। कुछ नहीं आपको करना है, आपको तुरंत उससे अच्छी क्वालिटी का फीड प्रोवाइड कर देना है। अगर आपके पास क्रम्स वगैरह नहीं है तो आप मक्का 4 या 5 टुकड़े कीजिए, मतलब ये होता है 1 मिलीमीटर टू 1 जाता है। ये 2 चीजें आप मेंटेन करेंगे। इसके बाद फिर एंटीबायोटिक बायोसिक्योरिटी वो सब चीजें अलग हैं। ये 2 पॉइंट ब्रूडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7 दिन अगर आपने चूजे को निकाल लिया और देसी में 14 दिन, ब्रॉयलर में 7 दिन, तो आपने आधी लड़ाई जो है वो जीत ली। हाँ, तो अब और कोई पूछना चाहे कुछ? तो सर ये ब्रूडिंग का जो प्रोसेस होता है ये 14 डेज के लिए होता है नॉर्मली। 14 डेज का जो स्टार्टिंग का डेज होता है ब्रूडिंग, देखिए ब्रूडिंग का यही होता है। अब ज्यादा ब्रूडिंग के बारे में नहीं करेंगे बात, क्योंकि वो ट्रेनिंग में होगी, है ना। अभी 15 दिन ट्रेनिंग चलेगी। अब और कोई सवाल हो तो वो पूछिए। हेलो सर, बताइए जी। सर हमारा चूजे का 2500 कॉकरेल का फार्मिंग कर रहे हैं। हम बिहार से बोल रहा हूँ। आज 21 दिन 22 दिन हो गया, उसको डेबेकिंग करना था। हाँ। बट आदमी की कमी होने के कारण सर मैं उससे डेबेकिंग नहीं कर पाया। कुछ चूजे को किया फिर बाकी को छोड़ दिया। हाँ। तो ये अगर जो इसको बाल या पंख वगैरह कोई नोचता है
उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और मतलब डिबेकिंग के अलावे इसके कोई विटामिन वगैरह दे के रोक सकते हैं? डीबीकिंग ना दो दो वजहों से होती है। मतलब जो वेंट पिकिंग है या फेदर पिकिंग है, जो बर्ड नोचता है एक दूसरे को, ठीक है, जी सर। वो दो दो वजह से होती है। मैं आपको ये इसमें दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। फेदर पिकिंग इन पोल्ट्री, तो इसकी जो एक वजह होती है वो ये होती है कि फीड में मिनरल्स की कमी है, ठीक है, जी। या फिर विटामिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है। तीन कमियों की वजह से फेदर पिकिंग होती है, मतलब एक दूसरे को नोचने लगता है बर्ड। एक होता है कि वो मजे में कर रहे हैं, मतलब उन्हें मजा आ रहा है। जो बड़े बर्ड हैं वो छोटों को ठोंग मारते हैं। जब ठोंग मारते हैं तो उस जगह से पंख निकल आएगा, वहां पे वो जगह लाल दिखेगी। अब जो लाल दिखेगी जी ना, जी। वो उसका एक इंजॉय का मतलब वो बन जाएगा साधन, इंजॉयमेंट का साधन बन जाएगा उसके लिए वो। आपने देखा है मुर्गी के जो बर्तन होते हैं वो लाल रंग के क्यों होते हैं? उन्हें लाल रंग का इस वजह से रखा जाता है ताकि, क्योंकि मुर्गी को लाल रंग ही समझ में आता है, वो उसकी तरफ ही लपकता है, लाल रंग की तरफ, और वहीं पे उसे ठोंग मारेगा। तो ठोंग जब मारता है तो उसमें फीड भी उसे मिल जाता है, फीड भी वहीं पे रखा होता है। तो अगर खून निकल आता है किसी मुर्गी के अंदर ठोंग मारने की वजह से, अब मान लो आपने तो फीड में कमी की थी, फीड में किसी तरीके की कमी रह गई, या और कोई बात हुई, या उस मुर्गी के जुएं हैं, पिल्लियां हैं, या कुछ और चीजें हैं जिनकी वजह से वो खुजा रहा है, तो वो अपना उसे खुजाया उसने, उसका पंख, म्यूट करना पड़ रहा है बार बार आप लोगों को। तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि फीड में तो कोई कमी नहीं थी। अगर फीड में कमी नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, तो फिर ये देखना होगा कि मुर्गियों के ऊपर कोई पैरासाइट तो नहीं है, कोई परजीवी तो नहीं है। क्योंकि अगर परजीवी होंगे तो वो क्या करेंगे, उसे इरिटेट करेंगे, खुजली पैदा करेंगे। मुर्गी अपने आप को खुजाने लगेगी, अपनी चोंच से खुजाएगी, अपने आप को रगड़ेगी दीवार के साथ। उससे क्या होंगे, पंख झड़ेंगे। पंख झड़ेंगे तो खाल नजर आएगी, खाल नजर आएगी तो वहां पे अगर छोटी सी भी इंजरी हो जाती है या वो खुद खुजा लेती है और वहां लाल दिखने लगता है तो दूसरे पक्षी आ जाते हैं। कॉकरेल में ये इस वजह से कम होता है क्योंकि कॉकरेल में अंडा नहीं दिया जाता है। तो अंडा नहीं दिया जाता तो वेंट जो होता है जहां से अंडा निकल के आता है, वो जगह का एक्सपोजर कम होता है। क्योंकि वेंट में जब अंडा देती है ना जिस टाइम मुर्गी, तो वो काफी देर तक लाल रह जाता है जब तक वो रिट्रैक्ट नहीं होता। तो इस वजह से मुर्गियों में वेंट पिकिंग या फेदर पिकिंग या पैकिंग की प्रॉब्लम ज्यादा आती है बनिस्बत कॉकरेल के या मेल्स के। लेकिन मेल क्योंकि वैसे लड़ते बढ़ते रहते हैं तो उनमें भी डीबिकिंग कर देना जरूरी है। तो वजहें कई सारी हैं, एक वजह से नहीं की जाती है। और अगर नहीं की है तो आप तुरंत से पहले इसकी डीबिकिंग कर दो। आई बात समझ में? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये छत पे किस तरीके से फार्मिंग की जाती है ये भी इस ट्रेनिंग में बताया जाएगा? देखिए, फार्मिंग चाहे छत पे हो या फार्म के अंदर हो या कहीं पे भी हो, प्रिंसिपल्स तो फार्मिंग के वही रहेंगे ज्यादातर। अब छत कितनी बड़ी है, कितने आपको उसमें बर्ड्स रखने हैं, उस पर डिपेंड करेंगी चीजें कि वो कम मतलब लगेंगे उसमें रिसोर्सेज या ज्यादा लगेंगे। बाकी जो सवाल है आपका, ट्रेनिंग में ये बिल्कुल बताया जाएगा कि छत पे कैसे फार्मिंग की जा सकती है या करते हैं। थैंक यू सर। जी हेलो सर। जी। सर मेरे पास प्योर गावरान के 200 बर्ड्स है सर। तो उसमें से एक को कोराइजा हुआ था, तो सभी को दवाई देनी पड़ेगी कि एक ही को देना पड़ेगा? अब देखो, ऐसा है ना कि कोराइजा एक को हुआ तो इसका मतलब है कि वो एक जो था वो शिकार था कोराइजा का, तो उनने तो शिकार कर लिया अपना बीमारी ने। अब हम ये मान के चलेंगे कि सबके अंदर ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कोराइजा जिस चीज से होता है वो 2 दिन के अंदर पूरे फ्लॉक में फैल जाती है वो चीज। कोराइजा होता है हिमोफिलस पैरागैलिनेरम नाम के एक बैक्टीरिया से।
अगर इसका कोई पिक दिख जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। मुर्गी का रेस्पिरेटरी सिस्टम आप देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। और क्योंकि ये जो है ना कोराइजा एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, तो इसे थोड़ा सा समझ लेना ही अच्छा रहेगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है? दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं सर। अब आ गई आ गई आ गई, अभी स्टार्ट हो रही है। आ गई? हाँ अब स्टार्ट हो रही है। हाँ हो गया। हाँ अब म्यूट कर दीजिए सभी। ठीक है। अब मैं इस चीज को दिखाता हूँ आपको। एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे थे। ये आपको डायग्राम दिख रहा है बीच में? जी सर। ये मुर्गी का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर से सांस हवा अंदर जाती है, और ये इसके लंग्स हैं, और ये इसका हार्ट है। कोई बता सकता है जो थोड़ा जानता हो इसमें क्या कमी है? क्योंकि उससे थोड़ा सा और समझ में आएगी बात। देखिए, मुर्गी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, उसके अंदर इस टाइप से रहता है। ये तो दिख रहा होगा। ये इसका ट्रैकिया है जिसके अंदर से हवा अंदर जाती है। वहां पर लंग्स तो थे, लेकिन वहां पर एयर सैक्स नहीं दिखाई दे रहे थे। मुर्गी के अंदर क्या होता है कि एयर सैक्स भी होते हैं। एयर सैक्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे इसके अंदर मतलब पार्ट है। देखिए, अपना सब ना म्यूट कर दीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। सब देखिए अपना और म्यूट कीजिए। जिसका नहीं है म्यूट वो म्यूट करे। और ये एयर सैक्स है। तो बैक्टीरिया क्या करता है कि बैक्टीरिया इधर से एंटर करेगा यहाँ पर। तो ये जो ट्रैकिया है ना, यहाँ से हवा अंदर जाती है लंग्स के पहले ये इन एयर सैक्स में जाती है। हवा की थैलियां होती हैं। इन हवा की थैलियों में पहले हवा भरती है, और फिर यहाँ से लंग्स में जाती है, और फिर इधर से बाहर निकल जाती है। अब होता क्या है कोराइजा के अंदर कि बैक्टीरिया आएगा कोराइजा का, और ये जो ट्रैकिया है, ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये कहलाया जाता है मुर्गी का अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है कि जो ऊपर का भाग है, वहां पर ये बैक्टीरिया हवा के जरिए से, पानी के जरिए से, किसी भी तरीके से ये आ जाता है और वहां पनपने लगता है। अब मैं आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाता हूं। रेस्पिरेटरी सीलिया। जो ट्रैकिया अभी हम देख रहे थे, उसके ऊपर इस टाइप के सीलिया रहते हैं। दिख रहे हैं ये मतलब वेवी लाइक स्ट्रक्चर में ये घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, मतलब अपनी जगह पर। तो जब ये घूमते रहते हैं तो ये किसी बैक्टीरिया को अपने ऊपर चिपकने नहीं देते हैं। यहाँ पे समझिए इसे। ये ज्यादा अच्छा डायग्राम है। ये साइड में दिख रहा है ये वाला, इसमें ये सीलियां हैं ऊपर, और ये अंदर बलगम बनाने की एक ग्रंथि है, जिसे मतलब ये सेल्स कहलाती हैं कुछ, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो बैक्टीरिया क्या करता है कि यहाँ पर आता है, और इनकी हेल्थ अगर अच्छी है तो ये थोड़ा थोड़ा बलगम यहाँ से निकालती रहती हैं, और ये अपने आप को चलाते रहते हैं। तो बैक्टीरिया को ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे चिपकने नहीं देते हैं। अब कोराइजा के बैक्टीरिया की क्या खासियत होती है कि कोराइजा का बैक्टीरिया आता है और सीलिया की जड़ में आके चिपकता है। मतलब एक बैक्टीरिया काफी है।
यहाँ पे सब मामला खराब करने के लिए। तो सीलिया की हेल्थ जितनी अच्छी होगी, जो रेस्पिरेटरी सीलिया है इनकी हेल्थ जितनी अच्छी होगी, उतना अच्छा हमारा एक तरीके से मतलब रेस्पिरेटरी हेल्थ होगी। अगर ये सीलिया ठीक से अपना काम करते रहेंगे, मतलब ये घूमते रहेंगे और बैक्टीरिया को नीचे नहीं बैठने देंगे। अब आपके मतलब जो वातावरण है, जो फार्म है, उसके अंदर अमोनिया बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट है, लिटर खराब है, बहुत सूखा है, तो वो क्या करेगा, वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाएगा और वो सबसे पहले जाके क्या करेगा, इन सीलिया की जो एक्टिविटी होगी उसे डाउन कर देगा। जब ये डाउन कर देगा तो जो बैक्टीरिया उसके अंदर है एनवायरनमेंट के अंदर, वो यहाँ पे जड़ में आके इसकी चिपक जाएगा। अब ये बैक्टीरिया बहुत ही मतलब लेजी होता है। ये लेजी करके क्या रहता है कि ये अंदर पेनिट्रेट नहीं करता, मतलब खून के अंदर नहीं जाएगा, बस यहीं पे अपने वो गड़ाएगा, मतलब जो उसके रिसेप्टर्स होंगे उनके साथ यहाँ पे ये चिपक जाएगा और इन सीलिया को पकड़ के बैठ जाएगा। धीरे धीरे क्या करेगा, इनकी हेल्थ और खराब करेगा, इन्हें तोड़ देगा। अब बॉडी को लगेगा कि यहाँ पर लगातार कोई, जैसे खुजली होती है ना, तो इस तरीके से स्टिमुलेशन मिलता रहेगा, अंदर जाएगा नर्व्स के जरिए। इन वाली सेल्स को ये लगेगा कि भाई अंदर जो है ना, वो बाहर कोई ऐसी चीज आ गई है कि जिसे हटाना जरूरी है। ये ज्यादा बलगम यहाँ से निकालने लगेगी, ये वाली सेल। तो जब ज्यादा बलगम निकलने लगेगा और ये अपनी पॉपुलेशन भी बढ़ाता रहेगा, पहले एक आएगा, एक का दो हो जाएगा, दो का तीन, चार पांच, ऐसे ही ये मतलब 2 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये, और ये यहाँ से जाएंगे नहीं, हटेंगे नहीं, क्योंकि हमने वैसा एनवायरनमेंट ही नहीं दे रखा। अमोनिया है, डस्टिंग है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ से बलगम जो है थोड़े दिन बाद गाढ़ा होने लगेगा और ये पूरी जगह जो है बलगम से भर जाएगी। अब ये जब पूरी जगह बलगम से भरेगी तो जब मुर्गी सांस लेगी तो खरखराहट की आवाज आएगी। तो जब खरखराहट की आवाज आएगी तो क्या होगा कि हमारा पहला साइन हमें पता चल जाएगा कि यार अब जो है ये कोराइजा आने का पहला स्टेप शुरू हो गया है। मतलब अब हो सकता है अगर ये खरखराहट ठीक नहीं हुई तो कोराइजा बर्ड्स में आ सकता है। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना मुझे अगर 10 क्वेरीज आती हैं बीमारियों की, आप ही लोगों में से, ट्रेनिंग वालों में से या बिना ट्रेनिंग वालों में से जो यूट्यूब देख के करते हैं, तो उनमें से 10 क्वेरी कोराइजा की होती हैं। और इसे मतलब हैंडल करना कोई मुश्किल नहीं है अगर पता हो कि करना क्या है और ये पता हो कि बीमारी हो कैसे रही है। तो डस्ट, अमोनिया, धूल, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी है मतलब जो सांस लेने में जो दिक्कत कर रही है, तो उसमें क्या होगा कि ये यहाँ पर आके वो बैक्टीरिया के लिए जगह बनाएगी, बैक्टीरिया यहाँ ग्रो करने लगेगा, इधर से बलगम निकलने लगेगा, बलगम धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। जब गाढ़ा होने लगेगा तो बैक्टीरिया को एक और कवर मिल जाएगा कि वो अब उसे कोई नहीं हरा सकता। अब इसका दूसरा सिस्टम शुरू होता है, दूसरा पार्ट जो बीमारी करता है। अब तो बैक्टीरिया यहाँ पे आ चुका और वो बलगम ने उसे घेर लिया। अब जब बलगम ने घेर लिया तब आपको लगेगा कि यार ये कोराइजा हो गया, मुर्गी का मुंह सूजने लगा है। अब आप उसमें एंटीबायोटिक देना शुरू करेंगे, लेकिन ये बैक्टीरिया खून के अंदर जा ही नहीं रहा है। एंटीबायोटिक मुंह से देंगे, एंटीबायोटिक जो है मुंह से जब देंगे तो उसके खून में आएगी। खून में अगर बैक्टीरिया है तो वो काम भी करे, लेकिन ये बैक्टीरिया खून में है ही नहीं है तो ऊपर चिपका हुआ है। थोड़ी बहुत मान लीजिए खून से रिस के ये बाहर जाएगी भी तो उसने अपने ऊपर बलगम या म्यूकस का कवर एक पहना हुआ है। तो इस वजह से आप एंटीबायोटिक हफ्ता 10 दिन 15 दिन भी लगाते रहेंगे ना, वहां तक वो नहीं पहुंचने वाला है, वो दवाई ही नहीं पहुंचेगी तो कोराइजा ठीक कैसे होगा। उसमें क्या होता है ना कि हम ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, इससे दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये कोराइजा का सिस्टम है पूरा, मतलब जिस सिस्टम से कोराइजा काम करता है या बीमारी करता है। और हमें कभी भी इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना है। आपके फार्म में जब चूजा आएगा पहले दिन, उस दिन का एनवायरनमेंट
उस दिन अमोनिया नहीं होनी चाहिए, वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और क्या कहते हैं, डस्टिंग ना हो, न्यूज़पेपर के ऊपर करें। तो सीलिया की हेल्थ तभी अच्छी रहेगी जब आपके फार्म का एनवायरनमेंट अच्छा होगा। 3 चीजें मुर्गियों को चाहिए, बस आप वो 3 चीजें उन्हें दे दें तो मुर्गी आपको पलट के फिर आपके मतलब का प्रोडक्शन दे देगी। पहली चीज हवा, दूसरी चीज पानी, तीसरी चीज फीड। फीड पे सबसे ज्यादा लोग ध्यान देते हैं क्योंकि फीड सस्ता मिलता है, वो फीड के देने पड़ते हैं पैसे। पानी पे भी मतलब थोड़ा बहुत ध्यान चला जाता है, हवा के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है। अगर आप अपने फार्म में जा रहे हैं और आधे घंटे आप उसके अंदर नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि मुर्गी का उसमें क्या हाल हो रहा होगा। और एक बात ये भी समझिए कि जो स्थिति फार्म की आपकी हाइट पर है, अगर आप 5 फुट या 6 फुट के हैं, 5.5 फुट के हैं, तो आपकी हाइट पर जो स्थिति है फार्म की, मुर्गी की हाइट पर उससे 5 गुना ज्यादा मतलब द्वंद्व चल रहा होगा, प्रॉब्लम उससे 5 गुना ज्यादा होगी। अमोनिया है, डस्ट है, कुछ भी है, वो 5 गुना ज्यादा होगी। जो जो मुर्गी चलती है ना, उससे भी जो लीटर की धूल उड़ती है वो भी उसके अंदर जाके उसे इम्पैक्ट करती है। आप दवाई पे दवाई देते रहेंगे, मैं भी आपको लिखता रहूंगा, मार्केट से लाएंगे, अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी दवाई लाएंगे और बिल्कुल फेल हो जाती है, वो बिल्कुल किसी काम की नहीं रहती है। और मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि रिपीटेड लोग मुझे वो करते रहते हैं। अभी भी एक साहब ने उसमें देसी पोल्ट्री मेडिसिन में डाला हुआ था कि सर कोराइजा है, 3000 मुर्गियां हैं उनकी। तो कोराइजा ठीक नहीं होता है, इस वजह से ठीक नहीं होता है क्योंकि वो बलगम वहां पे अब जमा हो गया है। वो साइनसिस होते हैं, साइनसिस भी आपको दिखा दूं क्या होते हैं। वो उन साइनसिस में जाके बलगम को जमा कर देता है। ये देखिए, ये मुर्गी का मुंह है, ठीक है, और ये जो खाली जगह है ना, ये साइनस कहलाती है। ये मुर्गियों में होती ही है, ये हमारे अंदर भी होती है। तो जब हम इसे यहाँ पर काट के देखेंगे, अगर मुर्गी ये वाली मर जाती है और आप इसे काट कर देखेंगे तो आपको ऐसा बलगम चीजी लाइक स्ट्रक्चर देखेगा, जैसे चीज होता है उस टाइप का आपको ये नजर आएगा। दिख रहा है ना? तो ये है कोराइजा। और इसे ठीक करना, क्योंकि ये तो बलगम के अंदर बैक्टीरिया है ना, अपना वो काम किए जा रहा है, आपकी एंटीबायोटिक वहां तक पहुंच नहीं रही है। तो या तो आप उस मुर्गी को हलाल कर दीजिए, या फिर पहले ही आप कुछ ऐसे मतलब स्टेप्स उठाएं उसे रोकने के लिए। और वो कैसे उठाए जाएंगे वो आपको ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से बताया जाएगा। लेकिन फिर भी आप 2 या 3 बातें नोट कर लें मेरी। एक तो शुरुआत में आप डस्ट फार्म में ना होने दें। फार्म में डस्ट ना फैलने दें बिल्कुल भी। डस्ट कैसे होती है, अगर लिटर बहुत ज्यादा सूखा है या आपने और कोई लकड़ी का बुरादा टाइप से कुछ मतलब लिटर में लगा दिया। ब्रूडिंग सबसे बढ़िया होती है न्यूज़पेपर पे, 5 या 6 परतें लगाएं न्यूज़पेपर की और उसके ऊपर ब्रूडिंग करें, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा तो करेंगे नहीं, बहुत से हद हुई तो आपकी 3000 की फार्मिंग होगी, तो 3000 की ब्रूडिंग कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो उसमें आप क्या करेंगे, जब आप अपने यहाँ एक न्यूज़पेपर पे करेंगे तो डस्ट वाला प्रॉब्लम एटलीस्ट शुरू के 7 या 10 दिन कम हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव होते हैं सीलिया वो शुरुआती दौर में होते हैं। प्रॉब्लम उसी टाइम आ गई होती है, लेकिन दिखती कब है, जब आपका बर्ड बड़ा हो जाएगा। दूसरा है वेंटिलेशन, उसे बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। अगर ऑक्सीजन की कमी है एनवायरनमेंट में तब भी ट्रैकिया की हेल्थ, सीलिया की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, मतलब वो सीलिया फटाफट टूटने लगेंगे।
एक बार और कोशिश करता हूँ ऐसे आपको वीडियो में दिखाने की। Before it gets to the lungs. This is because air contains suspended matter such as pollen, bacteria. दिख रहा है ना आपको? ये वाली गॉबलेट सेल है जहां से बलगम निकल के आता है। ये सीलियां हैं। हाँ, ये सीलियां हैं। और ये बात इसमें यही कही जा रही है कि जो भी डस्ट वस्ट ये सब आती है, ये सीलिया उन पार्टिकल्स को इन सेल्स के ऊपर नहीं बैठने देते हैं। अब देखिए, Dust, fungal spores, and viruses. The cells lining the respiratory tract play an important role in filtering the air and cleaning the nasal passages. They are a देखिए ये जो है ये हल्की उसमें बलगम निकल रहा है, पानी जैसा होता है, थिक नहीं होता ये नॉर्मल कंडीशन में। ये हमेशा रहता है और ये म्यूकस सिक्रीट होके हमारी आंतों में जाता रहता है अपने आप, हमें पता भी नहीं चलता। ऐसा ही मुर्गी में भी होता है। आई बात समझ में आपके? तो अगर ये चीज हमारी डैमेज हो जाती है मुर्गी की, तो फिर हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उसके ऊपर फिर क्या बीतती है। देखिए यहाँ पे एक ऊपर बलगम की या एक लिक्विड की लेयर हमें दिख रही है और ये डस्ट के पार्टिकल्स हैं। वायरस, डस्ट, धूल, बैक्टीरिया, पॉलन, कुछ भी हो सकता है ये। और ये बलगम की एक लेयर है और ये जैसे लहर रही है ना, जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, इसी टाइप से ये लहर रही है। और नीचे सीलिया है, सीलिया ऐसे अपना लहर के काम कर रहे हैं। अब ये डस्ट जो आई ये यहाँ पे आके बैठ गई, ठीक है, इसके ऊपर, इस बलगम के ऊपर, अंदर नहीं जा सकती है ये। ये देखा, वेव लाइक एक्शन ऐसे चलते रहते हैं और कुछ भी बैठने नहीं देते अपने ऊपर। देख लो आप कितना जबरदस्त कुदरत का मैकेनिज्म है। लेकिन एक मिनट बचा है, सब फिर से आ जाएंगे। हाँ, फिर से आ जाएंगे। तो आपने देखा किस तरीके से कोराइजा होता है या मतलब फैलता है, और इस बीमारी को सही करना क्यों इतना मुश्किल होता है। आई बात आप लोगों की समझ में? और कोई सवाल? लेकिन सर अगर लिटर अपन बिछाएंगे तो उसमें डस्ट तो होती ही है, तो फिर डस्ट कैसे रोक सकते हैं? नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक फैक्टर्स होते हैं। कुछ लोग ब्रूडिंग, जब उनसे कह दिया कि टेम्परेचर आप मेंटेन करो, तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने में इतने मगन हो जाते हैं कि वो ये भी ख्याल नहीं रखते कि वेंटिलेशन भी होना चाहिए। अगर वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा, डस्ट तो होगी, लेकिन अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो वो थोड़ी सी डस्ट भी दिक्कत कर देगी। और ये कोई ऐसी बात नहीं मैं कह रहा हूं कि जो नहीं देखने को मिलती है। अब जब आप फार्मिंग करेंगे या करेंगी तो आपको ये वाली प्रॉब्लम बहुत आएगी, कोराइजा वाली, और इसका कोई इलाज भी नहीं होता है। सब ये पूछते रहते हैं कि क्या कैसे होगा। तो जब उसकी शुरुआत दिखेगी आपको, जब खरखराहट दिख रही है। अब ब्रॉयलर में तो क्या होता है, कोराइजा तक बहुत मुश्किल होता है उसका पहुंचना, क्योंकि वो होता ही मतलब 35 दिन 40 दिन का है। लेकिन सोनाली बर्ड हैं या फिर ये कॉकरेल वगैरह हैं या और इस टाइप के अगर बर्ड्स हैं, तो उनमें तो उनकी लाइफ भी मतलब लंबी होती है, कम से कम 90 दिन की, 120 दिन की, या अगर अंडों के लिए रखा है तो और भी ज्यादा होगी। तो उनमें पनपने का टाइम भी बहुत मिल जाता है उसे बैक्टीरिया को। तो सारी कंडीशन, सबसे पहले मैंने बात यही बताई थी कि वेंटिलेशन, हवा बहुत जरूरी है, फ्रेश हवा। तो फ्रेश टेम्परेचर भी मेंटेन करना है और फ्रेश हवा भी देनी है।
और लीटर बहुत ज्यादा सूखा ना हो। तो ये सब फैक्टर्स रहते हैं। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने जो है मतलब कोराइजा की ट्रीटमेंट के लिए टैबलेट का नाम लिया था सर, वो क्या नाम था टैबलेट का? वो भी नहीं काम करेगी। तो मतलब कोराइजा के लिए बेसिकली कोई मतलब ट्रीटमेंट है ही नहीं सर। देखो इसके लिए ना जो मैंने आपको अभी बात बताई है, यहाँ पे किसी को लोगों को लगने लगता है क्योंकि मैं मेडिसिन भी बनाता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चूजे जैसे लाए, आज फर्स्ट दिन है, उसके कितने दिन बाद मल्टीविटामिन या एंटीबायोटिक दे सकते हैं? देखो पहले दूसरे दिन से ही मल्टीविटामिन वगैरह तो देने लग जाते हैं। एंटीबायोटिक जब जरूरत महसूस हो तब दे सकते हैं। तो मैं जो आपको बात बता रहा था ना कि मेडिसिन वाली, किसी को ऐसा ना लगे कि मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन आपको अभी एक चीज शेयर करता हूँ। जो चीज मतलब इसमें एक वो रही है ना, एक मिनट रुकिए। स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, आ रही है सर, आ रही है, हो गई अपलोड, दिखने लगी। ये वाला वीडियो देखिए, ये वाला। ये लंग्स हैं, है तो इंसानों का लेकिन मुर्गियों का सेम रहता है। अब ये ब्रोंकियोल है, ऐसे ही इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस होता है ना, वायरस, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का वायरस, वो ब्रोंकियोल में ही आता है। ये ब्रोंकियोल है, मतलब लंग्स का पार्ट है ट्रैकिया के बाद। अब ये सीलिया है, ये ऊपर बलगम है, और ये बाकी सेल्स हैं जो बलगम बलगम बनाती हैं, ये वाली नीली वाली। अब आप देखिए इसे, ये है वो सीलिया जिनके हेल्थ की बात कर रहा हूं मैं। ये जितने कम होंगे, टूटेंगे, ये दोबारा ऐसे ग्रो भी नहीं करते हैं। तो उतना ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्सपोज होगा बाहर के वायरस और उन सब के लिए, या बैक्टीरिया के लिए, खासतौर से ये हीमोफिलस पैरागैलिनरम के लिए। ऐसे लहरते रहते हैं ये। तो तरीका यह है कि जो पार्टिकल डस्ट बैक्टीरिया वगैरह आएगा वो म्यूकस में ट्रैप हो जाएगा, और ये मतलब लहरेंगे और उसे ऊपर की लेयर को निकाल के बाहर करते रहेंगे चीजों को। और यही अगर सीलिया टूट जाते हैं तो ये म्यूकस बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और वो जाके उसके साइनसेस में जमा हो जाता है, जिसे फिर हम कोराइजा कहते हैं। तो जो मैं बता रहा था, एक मेडिसिन बनाई हमने, वो है ह्यूमन के उसकी, लेकिन उससे क्या होता है, बलगम जो है वो थिन हो जाता है, पानी जैसा हो जाता है, वो गाढ़ा नहीं होने देती है बलगम को। तो जब वो गाढ़ा नहीं होने देती है तो वो बलगम फिर उसे लेके चलता रहता है। तो वो खरखराहट की जो आवाज है ना, जो कोराइजा में बदल जाती है, उसे होने से रोकता है। कोराइजा हो गया है तो दवाई काम नहीं करती, लेकिन मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये शुरुआत है, तो तब अगर आप उसे देंगे तो वो उसे रोकने की, उसे कम करता है, मतलब रोकता है उसके होने से। तो कोराइजा के बारे में तो काफी हो गया। वो कोई और आपका सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। सर मेरा एक सवाल है, थोड़ा अटपटा सवाल है सर। बताइए। मुर्गियों के पंख किस बात पे निर्भर करती है सर? सबका कलर अलग अलग होता है, किसी का व्हाइट, किसी का ब्लैक, किसी का ब्राउन, किस बात पे निर्भर करती है? ये सब जेनेटिक होता है, आनुवंशिक। ओके, वो आपके किसी, हाँ,
किसी में बस में नहीं है। जी बताइए, और कौन? सर नमस्ते। नमस्ते। तो मेरा जो चिप्स है वो लगभग अभी 800-900 ग्राम का हो रखा है सर। तो आज मैं उसको एस्टोवेट और विमरान मिक्स करके 1 लीटर एस्टोवेट में 60 ml। कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी और वजह से हुआ होगा वो। एक आध देखो, जब साथ मैंने आपसे क्या कहा शुरू में, जब आपके पास पूरा एक फ्लॉक है तो आपको पूरे फ्लॉक को एक व्यक्ति की तरह देखना है। एक मुर्गी को अगर कुछ हो रहा है, एक चूजे को अगर कुछ हो रहा है, तो उससे हम कुछ नहीं पता लगा सकते, हमें कुछ नहीं पता चल सकता। हो सकता है कोई और ही चीज होगी, या उसने दवाई का पानी ज्यादा पी लिया हो किसी वजह से, है ना? मेरा सवाल। थैंक यू। ओके, बताइए सर, पानी की वजह से क्या सूखने की दिक्कत आती है क्या मुर्गियों में? सूखने की? हाँ जी, देखो वो सूखने की वो वजह पानी की वजह से नहीं होती, वो इकोलाई या और साल्मोनेला, माइकोप्लाज्मा, ये बैक्टीरिया जो पानी से आ जाते हैं ना, उनकी वजह से होती है। तो हमें उनका इलाज करना है। इकोलाई अगर कंसिस्टेंटली है या कोई ऐसी क्रोनिक बीमारी है जो पानी से आ रही है, ये नहीं कह सकते हम कि पानी की वजह से है। और पानी के पीएच का भी कुछ लेना देना नहीं है पानी की क्वालिटी से। पानी की पीएच इस वजह से डाउन की जाती है ताकि वो मतलब बैक्टीरिया उसमें ना पनप सकें। लेकिन बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, आप पानी की पीएच कितनी भी डाउन कर दो, वो फिर भी पनप जाते हैं उसमें। और ज्यादा टीडीएस से भी कुछ लेना देना होता है? टीडीएस से पानी का? टीडीएस से होता है, लेकिन एक मोटी मोटी बात पता चलती है। मोटी बात यह है कि 1000 तक का अगर टीडीएस है आपके यहाँ, तो पानी मुर्गी के लिए इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। दिक्कत आती कैसे? दिक्कत आती है कि जो क्रोनिक वेस्टिंग होती है, मतलब बर्ड इतना खा नहीं पाता, या तो उसे मिल नहीं रही है। 2 तरीके की रिक्वायरमेंट होती है मुर्गी की। एक तो ये होती है वजन बढ़ाना, और एक होती है बॉडी की मेंटेनेंस। ठीक है, किसी वजह से मान लो मुर्गी की आंतें ठीक नहीं है, इंटेस्टाइन ठीक नहीं है, उसके अंदर इन्फेक्शन है, जैसा आपने अभी बताया पानी की वजह से इन्फेक्शन है, वो जो भी फीड जा रहा है उसे एब्जॉर्ब नहीं होने दे रही है। आप फीड उसे दे रहे हो अच्छी क्वालिटी का, लेकिन वो उसे डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, उसे अवशोषित नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, कोई बाहर से बीमारी नहीं दिख रही है, तो सबसे पहले फीड को बदला जाता है। इलाज तो किसी चीज का करेंगे ना, हड्डी निकलना तो कोई इलाज नहीं हो सकता, वो खा ही ना रहा हो इतना, या आप ही ना दे रहे हो फीड में ही इतना ना हो।